हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्किल्स। आई एम खालिद इमाम। मैं आपको सिखाऊंगा रिज्यूम कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो कौन से बेस्ट फॉर्मेट है जिसको आप यूज़ करके रिज्यूम को अच्छे तरीके से बना सकते हो। रिज्यूम बनाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिज्यूम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो रिज्यूम की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम एक ब्लैंक पेज पे अपना नाम, अपने डिटेल्स को अच्छे तरीके से लिखते हैं और अपने स्किल्स को और एजुकेशन बैकग्राउंड को लिख करके कंपनी को हम देते हैं, ताकि कंपनी हमें सेलेक्ट करे और फिर इंटरव्यू के लिए हमें क्या करे, कॉल करे। तो ये जो रिज्यूम है जितना अच्छे से होगा उतने अच्छे चांसेस होंगे हमारे क्या, कॉल आने के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि वो कौन ऐसी गलतियां हैं जो आपको रिज्यूम बनाते समय नहीं करने हैं और कैसे रिज्यूम को कस्टमाइज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस एआई के ज़माने में एआई का यूज़ करके हम अपने रिज्यूम को कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये भी चीज़ें मैं आपको क्या करने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये 3 पेज का रिज्यूम है, मैंने इसको 1 पेज में कन्वर्ट्स किया है और उसके बाद इनका जॉब लग गया। जो चीज़ें 3 पेज में लिखी गई थी मैंने उसको 1 पेज में टोटल टू टोटल कन्वर्ट्स किया। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको पूरे कोर्स के अंदर सिखाऊंगा कि कैसे 3 से 4 पेज के रिज्यूम को आप 1 पेज में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट्स कर सकते हो। और ये जो कोर्स है यूट्यूब से और बाकी प्लेटफॉर्म से अलग होने वाला है, क्योंकि कॉलेज स्किल्स का विजन ही यही है कि स्किल ओरिएंटेड वे में चीज़ों को आपकी सिखाई जाए। कॉलेज स्किल्स साथ ही साथ आपका एक फ्यूचर विजन भी देता है। फ्यूचर विजन कहने का मतलब जो भी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, टूल और एआई टूल जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसको लेकर के आप कभी भी फ्यूचर में अपना रिज्यूम जब भी अपग्रेड करना चाहते हो तो इजीली आप अपग्रेड कर लोगे उस स्टेप्स को फॉलो करके। तो मैं आगे के ट्रेंड के हिसाब से भी आपको चीज़ें इस कोर्स के अंदर क्या करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग इस जर्नी को करते हैं स्टार्ट और मैं आपसे मिलता हूँ लेक्चर फर्स्ट के अंदर। हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फर्स्ट। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे रिज्यूम के बारे में कि रिज्यूम हमें बनाना क्यों ज़रूरी है या हमारे जॉब लाइफ को ये कैसे आसान करता है लेने में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं जब भी सेमिनार लेता हूँ, जब भी स्टूडेंट से मिलता हूँ तो वो लोग हमसे पूछते हैं यही चीज़ कि क्या खालिद भाई मैं एक रिज्यूम अच्छा बनाना सीख जाऊँगा तो क्या मेरी जॉब लग जाएगी। ऑल्दो इसकी मेरा आंसर ये होता है कि जो जॉब लगेगी वो आपके स्किल्स के बेस पे लगेगा कि आपको कौन सी स्किल्स आती है, किस लैंग्वेज में आप एक्सपर्टीज़ हो या किस डोमेन में आपकी एक्सपर्टीज़ है। बट एक रिज्यूम फॉर्मेट हमारे जॉब लाइफ में कैसे काम करता है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक लॉक है, ताला, जिसे मेरे को तोड़ना है। तो मेरे पास ऑप्शन है दो। पहला ऑप्शन है कि मैं मार्केट जाऊँ और एक हैमर, हथौड़ी लेकर के आऊँ और इस पे एफर्ट दूँ, टाइम दूँ, तो ये जो लॉक है वो हमारा टूट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि मैं मार्केट जाऊं और एक छोटा सा चाबी इसका बनवा करके लेके आऊं और धीरे से मैं इसे क्या करूंगा, घुमाऊंगा तो ये खुल जाएगा, यानी इसमें टाइम और एफर्ट कम लगा। सेम यही काम रिज्यूम हमारे जॉब लाइफ में करता है। जब भी हम लोग जॉब लेने जाते हैं तो एक अच्छा रिज्यूम हमारे पास फॉर्मेट होता है तो हमें एफर्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, टाइम हमें कम लगता है सिलेक्शन होने के लिए। स्किल्स के बेस पे ही सिलेक्शन होगा बट हमारी जो टाइम होती है वो कम लग जाती है, इफ़िशियंसी हमारा वहाँ पे कम लगता है, यानी हम कम एफर्ट में भी जॉब्स क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक रिज्यूम जो होता है फॉर्मेट, इसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जॉब लेने में, ऑल्दो जो स्किल्स होते हुए भी। ठीक है, तो रिज्यूम ऐसे हमारे जॉब लाइफ्स को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है और ऐसे हमारे जॉब लाइफ्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिज्यूम। ठीक है, आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, यानी आपको जो पहला इम्प्रेशन पड़ेगा किसी भी कंपनीज़ के अंदर, तो जब आप रिज्यूम अप्लाई करते हो तो जब वो कंपनीज आपके रिज्यूम फॉर्मेट देखती है कि इसका फॉर्मेट कुछ यूनिक है, कुछ इसने अलग बनाया है, कुछ इसने अलग लिखा है, तो आपके ऊपर अटेंशन बहुत जल्दी जाती है। फॉर द एक मार्केट है, इस मार्केट में एक जैसे ही सारे लोग हैं और कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जो उन सबसे यूनिक दिखता हो तो देखना सारे मार्केट की अटेंशन उसके तरफ चली जाती है। तो हम स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि हम रिज्यूम किसी का ले करके चिपका देते हैं, मतलब ले और नाम चेंज करके और उसे लगा देते हैं और सेम कंपनी में भी अप्लाई कर देते हैं। तो सेम दोस्त सेम कंपनी में सेम रिज्यूम अप्लाई कर रहे होते हैं तो सबका फॉर्मेट लगभग लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ रिज्यूम टेम्पलेट्स। ठीक है, ये एक टेम्पलेट्स है जो मेरे बड़े भाई का है। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और इन्होंने 3 पेज में अपना रिज्यूम को बनाया था। ठीक है, और ये जितनी भी कंपनी में क्या किए थे, अप्लाई किए थे, वहाँ से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, फिर इन्होंने हमसे बोला कि खालिद मेरा एक अच्छा रिज्यूम बना दो,
अब्रॉड की कंपनी है जहाँ पे रिज्यूम के बेस पे सिलेक्शन होना है, इंटरव्यू नहीं होना है, ठीक है, अब्रॉड की कंपनी। तो फिर मैंने इनका जो 3 पेज में जो भी चीज़ें लिखा है, मैं उसके इम्पोर्टेंस को पहचानते हुए मैंने क्या किया, इनका 1 पेज में रिज्यूम कन्वर्ट किया। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने इनके 1 पेज में सेम चीज़ें जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जो इन्होंने इंडिया में काम किया था, जो इनका स्किल्स है, जो इनका एजुकेशन है, इनका अचीवमेंट, पासपोर्ट डिटेल्स, ठीक है, और इनका अबाउट, मैंने ये सारा चीज़ इनका क्या किया, मेंशन किया 1 पेज के अंदर। और सबसे पहले इनका ही सिलेक्शन हुआ था, जो भी क्लाइंट्स उसमें डाले थे रिज्यूम, उनमें से सबसे पहले इनका सिलेक्शन हुआ था। लगभग 10 लाख LPA पे इनका सऊदी अब्रॉड में ये अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरे इस लेक्चर के अंदर, हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर जो एक रिज्यूम हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, उस नॉर्मल से हट के हम लोग एक नया यूनिक रिज्यूम बनाना सीखेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि ये लिंक्डइन का डाटा है जो आपको शो हो रहा होगा कि 2 से 3 मिनट किसी भी जॉब्स के जो इंटरव्यूअर होते हैं वो टाइम्स देते हैं रिज्यूम के ऊपर, इससे ज़्यादा टाइम्स नहीं दिया जाता। और 70% जो रिज्यूम होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होती, स्किल्स होते हुए भी उनका फॉर्मेट अच्छा नहीं होता है, उनका डिज़ाइन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। एक गूगल के भी डाटा है, मैं जो आपको दिखा देता हूँ। 3% ऐसे रिज्यूम है जिनको सिर्फ कॉलिंग जाता है। जैसे 100 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 3 लोगों को कॉल जाएगा किसी भी इंटरव्यूअर के तरफ से। क्यों? क्योंकि अगर उनका रिज्यूम फॉर्मेट अच्छा होता है, 2-3 लोग अगर यूनिक स्टैंड करते हैं मार्केट्स के अंदर अपने रिज्यूम को लेकर के, ठीक है, और स्किल्स भी उनके पास हैं, तो फिर कंपनियां कॉल करती है कि अब फिजिकली मिल करके इनके स्किल्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करें। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अगर एक छोटा सा ही कंपनी है जिसके अंदर 500 लोगों ने अप्लाई किया जॉब्स के लिए, एक किसी पोस्ट के लिए, और सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसके पास सिर्फ 2 घंटा टाइम है उस पूरे रिज्यूम को चेक करने के लिए, तो अगर आप इसका ड्यूरेशन निकालोगे तो 14 से 15 सेकेंड वो जो इंटरव्यूअर है वो आपके रिज्यूम के ऊपर देगा। बात करते हैं कि हम लोग जब भी रिज्यूम बनाते हैं तो कुछ सेम चीज़ें हम लोग मिस्टेक करते हैं कि मेरा दोस्त ने पहले पर्सनल डिटेल्स डाला तो मैं भी पर्सनल डिटेल्स डाल दूंगा, कुछ ने नाम डाला तो नाम डाल दिया, कुछ ने एजुकेशन डाला तो एजुकेशन डाल दिया, यानी सेम पैटर्न फॉलो करके हम लोग बनाते हैं। मैं भी जो चीज़ें सिखाऊंगा उस पैटर्न को आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे मैं आगे आगे लेक्चर में आपको बताता जाऊंगा कि फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। तो हम लोग होल कोर्स के अंदर कुछ ऐसा स्टैंड करने वाले हैं जो रिज्यूम हम लोग बनाने वाले हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं ATS सिस्टम के बारे में, ठीक है। दे विल बी ATS सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हाँ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कंपनियाँ यूज़ करती हैं, बट ये क्यों यूज़ करती हैं कंपनियाँ? इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि कंपनियाँ के पास ज़्यादा रिज्यूम क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं जॉब के लिए, किसी एक पोस्ट के लिए 1000 चलेगा। अब कोई इंडिविजुअल आदमी बैठ करके हज़ारों रिज्यूम को नहीं पढ़ सकता और नहीं सिलेक्शन कर सकता। तो ATS वहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, अगर ATS के अंदर फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया कि मेरे को वेब डेवलपमेंट वाला स्टूडेंट्स का रिज्यूम एक साइड कर दीजिए, बाकी सबको रिजेक्ट कर दीजिए। ATS सिस्टम क्या करेगा, आपको जिस जिस रिज्यूम के अंदर वेब डेवलपमेंट लिखा होगा उसको एक साइड करेगा, बाकी सारे रिज्यूम को वो रिजेक्ट कर देगा। उसमें भी स्पेशलाइज आप कर सकते हो कि जिसको वेब डेवलपमेंट के अंदर जावा स्क्रिप्ट आता हो, ठीक है, उसको ले लें, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है जिसको माइक्रो कंट्रोलर या सर्किट डिजाइनिंग आता हो, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है जिसको मेरे को ऑटोमोबाइल का क्या हो थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो मैं उसको साइड करना चाहता हूँ, बाकी सबको रिजेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके ATS हमारा क्या करता है, काम करता है। तो जो भी आपका ड्रीम है बड़ी कंपनी में जॉब लेना, तो बड़ी कंपनी ATS सिस्टम की अप्लाई करती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, रिज्यूम को बनाएंगे ताकि हमारा रिज्यूम बड़ी कंपनी के लिए भी क्या हो, अप्लाई हो, और वहाँ पे भी हमारी कोई मिस्टेक्स नहीं हो। छोटी इस कंपनी में ऑल्दो उसकी फिजिकली रिज्यूम जाता है, PDF के फॉर्म में सेंड कर देते हो आप गूगल फॉर्म में, फिर वो कंपनी मैनुअली बैठ करके क्या कर लेती है, देख लेती है। जो लार्ज कंपनियां होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। ये आपका पूरा का पूरा रिज्यूम के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, और रिज्यूम का मैंने डाटा दिखा दिया कि रिज्यूम कितना ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं और कितने ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं और किस वे में सिलेक्शन होती है। और उसके हमारे कंपनीज में भी बहुत सारे स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम भी लोग सबसे पहले अच्छा फॉर्मेट वाला रिज्यूम देखते हैं, फिर उन्हें कॉल करते हैं कि ठीक है आपका इंटरव्यू है, आपकी शेड्यूलिंग है।
नॉर्मल फॉर्मेट वाले को विल बी सारी कंपनी ऐसे ही इग्नोर कर देती है, क्योंकि मार्केट्स में आपको यूनिक स्टैंड करोगे तभी कंपनी आपको क्या करेगी, अप्रोच करेगी या आपको ऑफर करेगी कि ठीक है आप हमारे यहाँ जॉब करो। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो बेसिक इंट्रोडक्शन में था वो चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर में। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिज्यूम सेक्शन के बारे में। रिज्यूम सेक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ रिज्यूम सेक्शन। तो रिज्यूम सेक्शन आपका वो चीज़ होता है कि रिज्यूम को हम बेसिकली दो पार्ट्स में क्या करते थे, डिवाइड कर देते हैं। सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो रिज्यूम को हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लोग पहला सेक्शन आपको बताते हैं कि पहला सेक्शन क्या होता है। तो पहला सेक्शन हमारा होता है CSE। व्हाट इज CSE? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, स्किल सेक्शन होना चाहिए और एक एजुकेशन सेक्शन होना चाहिए। यानी ये तीन सेक्शन हमारा पहला सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। मतलब जिस भी साइड हम रखेंगे ये तीन चीज़ें रखेंगे, आप अकॉर्डिंग टू इसे क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो। मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपके रिज्यूम में एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए प्रॉपर, सेकंड होना चाहिए हमारा स्किल्स होना चाहिए और थर्ड होना चाहिए हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारे पास एक रिज्यूम फॉर्मेट है जिसमें मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे हम लोग अपना मेल बनाते हैं, ठीक है, तो मेल बनाएंगे raju@love@gmail.com। नो, ऐसा मेल नहीं बनाना है आपको। प्रयास करें कि आपका प्रॉपर नाम का मेल मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो एक 2 डिजिट नंबर क्या कर लें, एड्स कर लें। ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपका एक प्रोफेशनल मेल हो जाएगा, ठीक है। जिस मेल को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड, आप अपने सा अपना वो नंबर दे, मोबाइल नंबर जो आपका नंबर क्या हो, चालू हो। कंपनी बहुत बार आपको अप्रोच करती है, कॉल करने का प्रयास करती है और आपका जो नंबर होता है वो स्विच ऑफ होता है, ठीक है। थर्ड विल बी कि आप जब भी अपना एड्रेस लिखें तो कंपनी आपसे चाहती है कि मैं आपका एड्रेस प्रॉपर ना जान करके बस इतना जान लूँ कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हो। जैसे मेरे को दिल्ली का स्टूडेंट चाहिए जो मेरे कंपनी में काम करे, या ओखला का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ओखला का और न्यू दिल्ली का लोकेशन मेंशन कर दूंगा। तो एटलीस्ट आप अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट क्या करें, मेंशन करें। मिनिमम टू मिनिमम इतना आपको एड्रेस के अंदर क्या करना है, मेंशन ही करना है। एड्रेस इतना ज़्यादा लंबा है तो उसको पूरा को ना लिखें कि विलेज पोस्ट ये वगैरह, इतना लंबा ना लिख करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दें और आप अपना स्टेट मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर मेंशन करो इसके अंदर। एटलीस्ट ये चीज़ें हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा कि मेल आप वो दें, ऐसा नहीं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास तो ठीक है मेरा प्रोफेशनल मेल है, जैसा khalidimam@gmail.com जो भी है, ठीक है, मेरे पास ये तो मेल है, मैं इसको दे दूँ क्या। बट मैं एक सजेशन करूँगा कि वही मेल आप दो जिस मेल पे कोई ज़्यादा आपने वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है। नहीं तो हमारा क्या है, बहुत सारी ऐसी मेल है जिसको हमने वेबसाइट पे क्या कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसका हमेशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं। वो लोग स्पैम क्या करते रहते हैं, हमें मैसेज भेजते रहते हैं, इतना % डिस्काउंट, ये सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि अगर कंपनी ने हमें रिस्पॉन्स भी किया तो मेरी कंपनी की मेल जो होती है वो नीचे चली जाती है और हम लोग कभी कभी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसा मेल दो जिसके ऊपर कोई आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया, क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिज्यूम बना रहे हैं हम लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मुश्किल से मुश्किल हमें ईमेल क्रिएट करने में 10 से 5 मिनट लगेगा। हम लोग क्या कर लें, ईमेल क्रिएट कर लें, ठीक है। तो वही ईमेल दो जिसके ऊपर कोई हमारा वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन ना हो, स्पैम वगैरह उस पर ना हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के अंदर मेंशन कर सकते हो। अब सेकंड आता है हमारा पहला सेक्शन के अंदर, वो आता है स्किल सेक्शन, ठीक है। तो स्किल सेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा हार्ड स्किल्स, दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स क्या होता है, जिस भी डोमेन में आप पढ़ाई की हो उस वो डोमेन आपका क्या कहलाता है, हार्ड स्किल्स का कहलाता है, ठीक है। और जो चीज़ें उसके अलावा आपको आती है वो आता है आपका सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। जैसे मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स हो गया। मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट स्किल। मेरे को सर्किट डिजाइनिंग आता है एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो मेरा ये हो जाएगा हार्ड स्किल्स। तो आप अपने हार्ड स्किल्स को भी मेंशन करो और सॉफ्ट स्किल्स को भी मेंशन करो। कंपनियां सॉफ्ट स्किल्स क्यों मांगती हैं, क्यों चाहती हैं कि वो किसी लड़के के अंदर ये देखें कि उसको मैनेजमेंट आ रहा है कि नहीं, उसको कम्युनिकेशन आ रहा है कि नहीं, उसको पीपीटी एक्सप्लेन करना आ रहा है कि नहीं। क्यों देखती है, क्योंकि कंपनी जब भी स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म विजन को देख करके हायर करती हैं। लॉन्ग टर्म विजन इसलिए देखती हैं क्योंकि वो चाहती हैं जो भी स्टूडेंट्स मेरे यहाँ एज अ
एम्प्लॉय ज्वाइन हो वो मेरे यहाँ लॉन्ग टर्म तक क्या करे, काम करे। और लॉन्ग टर्म के बाद जब आपका प्रमोशन करना चाहते हैं, वो आपका मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो वो फ्यूचर को चीज़ों को लेकर के देखना चाहते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा कम्युनिकेशन ठीक है कि नहीं, मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख करके लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंपनी आपके अंदर ये सारे स्किल्स इनिशियली में देखना चाहती है। तो अगर ये सारी स्किल्स आपके अंदर है तो आप सॉफ्ट स्किल्स के अंदर मेंशन करो। हार्ड स्किल्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो जो भी चीज़ें आपने सीखा है। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने कोई हार्डवेयर अगर कोर्सिंग कर रखा है तो हार्डवेयर मेंशन कर दो। अगर कोई सॉफ्टवेयर सीख रखा है या कोडिंग की लैंग्वेज सीख रखी है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हो तो कोई ऑटोमेशन की चीज़ें आपने सीखी है या ऑटो कैड सॉफ्टवेयर सीखा है तो वो मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, अपने हार्ड स्किल्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। और सॉफ्ट स्किल्स की आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बात आता है कि हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन बैकग्राउंड में हम लोग मोस्ट मिस्टेक क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपना 10th देंगे, फिर अगर हमने 12th किया तो 12th देंगे, फिर अगर हमने कॉलेज की पढ़ाई की है, डिग्री की है तो फिर उसका डिग्री को देंगे, यानी डिग्री सबसे लास्ट में हम कर देते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको हमेशा करना है जो सबसे आपका लेटेस्ट डिग्री है वो टॉप पे होना चाहिए, सेकंड लास्ट डिग्री आपका नीचे होना चाहिए, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जैसे बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, या आप एमटेक कर लिए, जो भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री कर लिया, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, टॉप में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में मेंशन करो आप अपनी स्कूलिंग की बोर्ड्स। जैसे 12th किया है तो 12th मेंशन कर लो। जैसे डिप्लोमा वाले जो होते हैं वो 10th के बाद कर लेते हैं तो वो 10th का बोर्ड्स क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे आपके सेकंड फॉर्मेट होनी चाहिए। कभी कभी हमें एजुकेशन बैकग्राउंड जो होता है वो तीन तीन मेंशन करना होता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि 3 एजुकेशन बैकग्राउंड से अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो 3 मेंशन कर दो, या मिनिमम एटलीस्ट 2 मेंशन करो। आप अपना जो लेटेस्ट डिग्री की हो उसके पहले जो आपने सेकेंड लास्ट डिग्री किया है उसको आप जरूर मेंशन करिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड सेक्शन के बारे में रिज्यूम के अंदर। तो सेकंड सेक्शन के अंदर हमारा आता है SPO, ठीक है, समरी, प्रोजेक्ट और ऑप्शनल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं सेकंड पार्ट्स भी, ठीक है। तो समरी क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे लिखते हैं, और अपना ऑप्शनल सेक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे कोई सर्टिफिकेशन किया या कोई पार्ट टाइम जॉब किया, ठीक है, या कहीं इंटर्नशिप किया, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बात समरी के ऊपर, ठीक है। तो अगर मेरा आप यहाँ पे समरी पढ़ोगे तो यह है कि अडेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विद द एक्सपर्टीज इन सर्किट डिजाइनिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम विल बी सिंगल प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब ये है कि मैं अपना अबाउट या अपना समरी इस तरीके से लिखा हूँ कि मैं एज अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इसमें भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो स्किल्स है और मेरा जो अबाउट सेक्शन है अगर ये मैच करने लगा और मेरा या जो भी मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें मैच करने लगी तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले कंपनीज के अंदर, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे लोग जो होते हैं ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं, ठीक है, फ्रेशर स्टूडेंट, तो आप ऑब्जेक्टिव भी मेंशन कर सकते हो। उसको इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे लगे कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ इस पोस्ट के लिए या इस जॉब के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको अपने अबाउट्स को इस तरीके से लिखना है कि जो आपके स्किल्स को या आपके विजन को उस कंपनी के साथ क्या कर रही हो, मिला रही हो। जब वो दिखेगा रिज्यूम के अंदर तो कंपनी को लगेगा कि ये स्टूडेंट जो है या ये जो लड़का है या लड़की है वो मेरे कंपनी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो उसे हम क्या कर लेते हैं, ऑफर कर लेते हैं और बुला लेते हैं कि आ जाइए भाई, हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं इंटरव्यू पैनल के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हम लोग फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पास सिर्फ होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। एक आध 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, उससे ज़्यादा हम लोगों के पास कुछ नहीं होता। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो फॉर्मेट बना ही लेंगे, अच्छा कि चलिए हम लोग ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। बट हम लोग प्रोजेक्ट में क्या गलती करते हैं कि प्रोजेक्ट जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है होम ऑटोमेशन का, तो हमने होम ऑटोमेशन लिख दिया कि प्रोजेक्ट हमने होम ऑटोमेशन बनाया था, ग्रुप में 5 लोग मिल करके बनाए थे, बस हो गया। कंपनीज को हम लोग इतने अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं प्रोजेक्ट कि उसको देख करके लगे कि ही इज स्टूडेंट्स विल बी यूनिक, ये एक अच्छा स्टूडेंट है। और इतने अच्छे से अगर प्रोजेक्ट को इसने डिफाइन किया है तो मेरे कंपनीज के अंदर आने के बाद ये बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट देखिए, मैंने होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट लिया, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर मैंने उसके अंदर मेरा क्या था, रोल क्या था। जैसे हम लोग ग्रुप्स के अंदर करते हैं तो मेरा रोल इस डिपार्टमेंट को देखना था, या सॉफ्टवेयर बनाना था, या इस सर्किट को कनेक्शन करना था, या ये वाला सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना था, या ये वेबसाइट हमें बनानी थी, या इसका बैक एंड हमें देखना था, या फ्रंट एंड देखना था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होता है।
अगर आपने इंडिविजुअल किया है रोल तो आप इंडिविजुअल लिख दीजिए, अगर आपका कोई अलग रोल था तो आप अपने रोल को क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि मैं इस रोल पे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया, काम किया था। उसके बाद बात करते हैं कि ये जरूर मेंशन करो कि किस टेक्नोलॉजी को आपने यूज करके उस प्रोजेक्ट को क्या किया है, कंप्लीट किया। हो सकता हो कि जैसे मान लो एक कंपनी है जिसको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, और मैंने, आप देखो कि मैंने अपने हार्ड स्किल्स के अंदर ये मेंशन नहीं किया था कि मेरे को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आता है, बट मैंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन किया कि मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पे क्या किया हूँ, काम किया हूँ। तो कंपनीज को कहीं ना कहीं बस मेरा पॉइंट्स दिख जाना चाहिए जिस बेसिस पे वो हमें क्या कर ले, हायर कर ले। तो कंपनीज को हम अपने आप को पूरे रिज्यूम के हर एक लाइन में मैं बता रहा हूँ कि मैं इस जॉब के लिए क्या हूँ, सूटेबल हूँ। जब तक मैं अपने तरफ से एक्टिव नहीं होऊंगा, मैं रहूँगा कि नहीं ठीक है मैंने अप्लाई कर दिया और मेरी जॉब लग जाएगी, नो। उसके बाद हम लोग लास्ट में मेंशन कर सकते हैं रिजल्ट और आउटकम। व्हाट इज द रिजल्ट, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसका क्या रिजल्ट आया, या वो मार्केट में किस प्रॉब्लम को क्या कर रहा था, सॉल्व कर रहा था। जैसे होम ऑटोमेशन में हम लोग क्या कर लिए, सारी चीज़ों को सेंसर बेसिस पे कर दिया कि आप रूम के अंदर आओगे तो चीज़ें क्या होगी, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, फ़ोन से आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने लाइट्स को ऑफ ऑन कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को हमने मार्केट्स के अंदर क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर सॉल्व किया। लास्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट किया या आपने कोई जॉब किया है पार्ट टाइम, तो उसको इसके अंदर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो होते हैं इंटर्नशिप करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो अपने आप को मेंशन करते हैं फला कंपनी में मैंने इतने से इतने तारीख तक का क्या किया, इंटर्नशिप किया, बस। इसके अलावा वो लोग मेंशन नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है कि जिस कंपनी में आपने 1 महीना इंटर्नशिप किया है, 1 महीना जॉब किया है, तो आपको कुछ ना कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी, उसको ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि कंपनी अगर आपके इंटर्नशिप को देख तो वो देखेगी कि अच्छा इस स्टूडेंट ने इंटर्नशिप किया है तो क्या लर्न किया, किस पोजीशन पे इसे रखा गया था सामने वाले कंपनीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उस स्टूडेंट को दिया गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो सर्किट्स के अंदर क्या किया था, रिस्पॉन्सिबल था, उस पोस्ट के ऊपर उसको क्या किया गया था, काम दिया गया था, और 1 महीना उसने काम किया है। तो सामने वाले जो कंपनी है उसके माइंड में क्या इंप्रेशन जाएगा कि इस बंदे को 1 महीने का एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी XYZ कंपनीज के अंदर। तो ये हमारे फॉर्मेट्स थे, इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट सबसे पहले आ रहा है उसको आप सबसे पहले मेंशन करो। जैसे कभी कभी हम लोग कहीं एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस हमें सबसे पहले शो करना होता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को ऊपर शो कर दो। बट फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए एक थोड़ा सा वे होता है कि इस वे में चल लेते हैं और इस वे का हमारा फॉर्मेट्स होता है। तो मैंने 2 सेक्शन में आपको चीज़ें समझाया। पहला सेक्शन था हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद था स्किल्स, फिर उसके बाद था हमारा एजुकेशन। सेकंड में था हमारा समरी या अबाउट, फिर प्रोजेक्ट, फिर ऑप्शनल जिसमें हमारा सर्टिफिकेशन का कोर्स आ जाता है, या हमने कोई अचीवमेंट किया है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये रिज्यूम का जो सेक्शन था वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर में। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन मिस्टेक इन रिज्यूम लिस्ट, कि हम लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से हमारा रिज्यूम बेस्ट फॉर्मेट होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया और अच्छे से एक्सप्लेनेशन बता दिया कि किस चीज़ों को कैसे अरेंजमेंट करना है। वो बनाने के बाद भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिनको हम लोग रिज्यूम के अंदर करते हैं। उस चीज़ों को हम जानते हैं कि हमारा क्या क्या कॉमन मिस्टेक होता है। तो सो हमारा कॉमन मिस्टेक होता है वो होता है हमारा SIO। जब भी आप रिज्यूम बना लो उसके बाद SIO करो अपने रिज्यूम को। व्हाट इज द SIO? स्पेलिंग ग्रामर एरर चेक करो, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ओवर डिजाइन तो नहीं हो गया, ठीक है। मैं इस एक एक चीज़ को करके आपको समझाता हूँ। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग ग्रामर एरर कर देते हैं, लिखना था हमें और वहाँ पे इस के जगह पे आर हो सकता है, तो हो सकता है उसका मीनिंग जो है वो कुछ और निकल जाए। तो ये सारे जो स्पेलिंग ग्रामर एरर होते हैं ना, एक बार हमें क्या करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि कहीं किसी लाइन में कुछ ऐसा चीज़ ऐड तो नहीं हो जाएगा जिससे इन्फॉर्मेशन का कुछ का मतलब कुछ निकल जाए, ठीक है। तो ये हमेशा मिस्टेक्स होती रहती है, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं जब आपको पढ़ती हैं, अगर आपकी रिज्यूम के अंदर इंग्लिश में मिस्टेक्स निकल जाते हैं तो कंपनी के अंदर ये माइंड में आता है कि इसको तो स्पेलिंग ही सही करना नहीं आ रहा, तो ये कंपनी में हमारा जॉब क्या करेगा। भले आपके पास स्किल्स अच्छा है बट एक छोटा सा मिस्टेक होने की वजह से आप क्या हो सकते हो, वहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हो। मैनुअली में तो ये सबसे ज़्यादा पकड़ा जाता है। कंपनी मैनुअली लेगी और सामने देखेगी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन में क्या है,
चीज़ें ऐसे मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग को लेकर के, तो फिर आपको कहेगी कि बिल भैया आपको तो स्पेलिंग्स नहीं आता है। तो ऐसा मिस्टेक्स हमें नहीं करना है पहला। दूसरा, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं ऐड ऑन करनी है। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जिस जॉब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब पोस्ट के रिलेटेड जो भी स्किल्स है उसको आप अपने रिज्यूम के अंदर क्या करो, मेंशन करो। अब ऐसा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने 8 क्लास में 10 फीट का लॉन्ग जंप क्या किया था, जीता था। अब ये मेंशन करने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है रिज्यूम के अंदर, ठीक है। तो आप वो चीज़ें मेंशन करो रिज्यूम के अंदर जो आपको अपने जॉब्स के लिए क्या कर रहा हो, टू द पॉइंट्स एक पाथ क्रिएट करके दे रहा हो कि हाँ इस स्टूडेंट्स के अंदर ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है जो इस जॉब के लिए क्या करता है, फुलफिल करता है और ये जॉब के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो अगर आप इसको जॉब देते हैं तो ये पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें टैलेंट्स हैं। आप वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करो जो आपके जॉब के रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन मेंशन मत करो जो आपके जॉब के रिलेटेड नहीं है। ओवर डिजाइन का मतलब क्या है कि हमारा बहुत बार टेम्पलेट जो होता है ना, कलर हम लोग ऐसा चूज़ कर लेते हैं जो प्रोफेशनली कलर नहीं होता है, जैसे हमने येलो और रेड को कम्बिनेशन कर देते हैं कभी कभी हम लोग, ठीक है। तो ओवर डिजाइन हमें नहीं करना है। जैसे हम लोग कभी कभी टेक्स्ट के अलाइनमेंट को क्या करते हैं, जिसको बोल्ड करना था उसको बोल्ड नहीं किए, जिसको सब हेडिंग में रखना था उसको सब हेडिंग में नहीं रखें। टेक्स्ट कोई इधर जा रहा है तो कोई दूसरा इधर जा रहा है, किसी में बुलेट पॉइंट है तो किसी में रोमन नंबर है, ठीक है। तो ऐसा हमारा ये जो होता है ना ओवर डिजाइनिंग का मिस्टेक्स होता है, जिसे हमें नहीं करना है। हमेशा हमें क्या करना है, एक लाइन अलाइनमेंट में लेकर के अपने फॉर्मेट्स को चलना है। पहले मान लीजिए कि हमने अगर लिखा है कोई चीज़ कि इसको बोल्ड में रखना है तो हेडिंग हमेशा बोल्ड में रखिए। फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा क्या रखिए, एक ही रखिए कि मेरे को हमेशा फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, यही सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। डिज़ाइन जब भी आप सेलेक्ट कीजिए कि मेरे को इस थीम पे बनाना है तो सब हेडिंग में ये साइज़ है ना, तो यही साइज़ हमारा सब हेडिंग में इक्वल जगह पे रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने डिज़ाइन को क्या कर सकते हो, ओवर डिज़ाइन से सिंपल डिज़ाइन में आप बना सकते हो। ये सारे जो मिस्टेक्स से जो हम लोग करते हैं, तो हमेशा आप जब भी रिज्यूम बना लो उसके बाद SIO करो, स्पेलिंग ग्रामर एरर चेक करो, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है या ओवर डिजाइन तो नहीं हुआ। एक बार क्या होता है कि हम लोग मिस्टेक्स करते हैं बट हमारी मिस्टेक्स हमें नहीं दिखती है, तो आप किसी सीनियर से या किसी बगल वाले जो क्लासमेट हैं, रूममेट हैं, उन्हें दिखा दो रिज्यूम के, भाई ये थोड़ा सा रिज्यूम आप चेक कर लीजिए, इसके अंदर कोई हमें मिस्टेक्स तो नहीं है। तो हो सकता है कि उन्हें कोई मिस्टेक दिखे जो उन्हें बता दे वो, तो उसे आप क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, फिर कंपनी में क्या कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि सेशन के बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि चलो मैं तो फॉर्मेट बनाना सीख गया, अब मैं बनाऊंगा खटाखट और फिर जा करके मैं क्या कर दूंगा, कंपनीज में अप्लाई कर दूंगा। बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो रिज्यूम होता है वो हम कंपनीज में, आज लास्ट डेट है अप्लाई करने से पहले तो मैं आज बनाने बैठूंगा, आज बनाने बैठूंगा तो जल्दी बात है कि जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उस समय सिर्फ हमें रिज्यूम को कस्टम करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरा अगला जो टॉपिक्स है वो है कस्टमाइज योर रिज्यूम। सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आ गया कि फॉर्मेट मेरे को पता चल गया, बेस्ट फॉर्मेट क्या है, क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैंने ठीक कर लिया। बट मैं अपने रिज्यूम को कभी कस्टम ही नहीं करता हूँ। मैं एक बार बना लिया, वही विप्रो में भी अप्लाई कर रहा हूँ, वही TCS में भी अप्लाई कर रहा हूँ, वही एसेंचर में भी अप्लाई कर रहा हूँ, वही XYZ कंपनी में भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके अंदर मेरा पोस्ट है एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सामने वाले को वेब डेवलपर चाहिए था, मैं वही रिज्यूम क्या कर दिया, उसमें अप्लाई कर दिया। एक ही रिज्यूम के अंदर मैं अपना वेब डेवलपमेंट का भी स्किल्स मेंशन कर रहा हूँ, एक ही रिज्यूम के अंदर मैं ऑटो कैड का भी मेंशन कर रहा हूँ, एक ही रिज्यूम के अंदर मैं अपने सर्किट एनालाइजर को भी मेंशन कर रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा हमें रिज्यूम को कस्टमाइज करते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमारा होता है RCM। व्हाट इज RCM? रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन, कस्टमाइज योर समरी, मैच कीवर्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी जब भी कंपनियां वैकेंसी निकालती हैं तो आपको एक प्रॉपर क्या करती हैं, चीज़ें लिख करके देती हैं कि मैं जो सामने वाले स्टूडेंट्स को हायर कर रहा हूँ उसके अंदर एटलीस्ट ये स्किल्स होना ही चाहिए। तो आप अपने रिज्यूम के अंदर क्या करो, पहले उसको पढ़ो कि क्या क्या स्किल्स वो कह रहा है। अगर वो मेरे स्किल्स वो मेरे अंदर है तो मैं उसको क्या कर लूँ, अपने रिज्यूम के अंदर हाईलाइट कर दूँ या इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ कि सामने वाले को फोकस जाए कि मेरे को वेब डेवलपमेंट आता है, मेरे को ऑटो कैड आता है। तो ऐसे आप अपने आप को क्या कर सकते हो, रिव्यू करके और अपने स्किल्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, हमें अपने समरी को क्या करना चाहिए, कस्टमाइज करना चाहिए। अब समरी को कस्टमाइज क्यों करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मेरा समरी के अंदर ऑब्जेक्टिव कुछ और था, पुराने वाले कंपनीज में जिसमें मैंने अप्लाई किया था उसको लेकर के था, बट ये कंपनी दूसरी है, इसका विजन और मिशन कुछ और है, मैं इसमें वो चीज़ें अप्लाई
नहीं कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, जॉब के प्रोफाइल के हिसाब से और कंपनी के मिशन के हिसाब से मैं अपने अबाउट्स या ऑब्जेक्टिव क्या करूँगा, थोड़ा बहुत चेंज करूँगा। तो आप हमेशा अपना क्या करें, समरी या अबाउट्स क्या करें, चेंज करें। स्किल्स जो है वो जॉब के हिसाब से पढ़ें कि किस चीज़ की वैकेंसी है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वैकेंसी होती है वेब डेवलपमेंट का, और अपने आप को लिख रहे हैं कि आई एम एक्सपर्टीज इन ऑटो कैड। नेवर, आप ये मिस्टेक्स कभी मत करना। तो कस्टमाइज करो हमेशा रिज्यूम को। एक फॉर्मेट तो बन गया, बस कस्टम ही करना होता है हमें, तो हमेशा कस्टमाइज करें, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा एम, मैच द कीवर्ड फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कि 90% जो कंपनियां होती है वो ATS सिस्टम का यूज़ करती हैं, और ATS सिस्टम में अगर मेरा कीवर्ड मैच नहीं होता है तो मेरा रिज्यूम ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। कीवर्ड हमेशा हमें मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर उन्हें HTML का एक्सपर्टीज बंदा चाहिए, तो मैं अपने आप को HTML एक्सपर्टीज रिप्रेजेंट करूँगा किसके अंदर, रिज्यूम के अंदर, ताकि जब ATS सिस्टम हमारे रिज्यूम के ऊपर लगाया जाए या वो हमें स्कैन करे तो मेरा HTML देख करके वो मेरा रिज्यूम को सिलेक्शन कर ले, फिर हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। तो हमेशा हमारा क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए कीवर्ड किसके हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो चाहती हैं कि जिनके पास थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा हो और जिनका लीडरशिप थोड़ा सा अच्छा हो, बोल्ड हो, ठीक है, जिनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा सही हो। जैसे कॉल सेंटर की कंपनियां ये प्रेफर करती हैं, तो उसमें मैं मेंशन नहीं करूंगा, कॉल सेंटर में अगर मेरे को जॉब लेना है तो मैं ये मेंशन नहीं करूंगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। नो, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा कि मैं कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हूँ, मैं लोगों को कन्विंस बहुत जल्दी कर लेता हूँ। या कोई आपने ऐसा बड़ा इवेंट किया जिसमें आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था, उसको आप मेंशन कर सकते हो। कॉलेज के अंदर बहुत सारी सोसाइटियाँ होती हैं जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, वो सर्टिफिकेट आप मेंशन कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जो कस्टमाइज करते समय आपको एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए रिज्यूम के अंदर, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि कस्टमाइज़ कैसे करना चाहिए रिज्यूम को, और कॉमन मिस्टेक क्या है जिसको हमें अपने रिज्यूम के अंदर नहीं करना चाहिए। तो कस्टमाइज करते समय हमेशा RCM करें, ठीक है, अपने रिज्यूम को। ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में सीखा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर में। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग फ्री में जाकर के रिज्यूम एक अच्छा क्रिएट कर सकते हैं विद इन 10 मिनट टू 20 मिनट्स, ठीक है। आप लोगों में से उसका नाम भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कैनवा है। तो कैनवा पे हम लोग सीखने वाले हैं कि कैनवा पे फ्री में कैसे टेम्पलेट अच्छा सा चूज़ करके और हम लोग एक रिज्यूम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना क्रोम टैब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कैनवा ओपन कर लेता हूँ। और कैनवा ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा रिज्यूम, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पे रिज्यूम लिखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा प्रोफेशनल रिज्यूम या सिंपल रिज्यूम। मैं अभी फ़िलहाल प्रोफेशनल रिज्यूम पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिज्यूम हैं जो फ्री होते हैं और पेड होते हैं, ठीक है। जिनका अकाउंट्स अगर सब्सक्रिप्शन वाला है उनको पूरे के पूरे रिज्यूम पे एक्सेस मिल जाएगा, बट जिनके अकाउंट नॉर्मल होता है उनको कुछ टेम्पलेट जो होती हैं वो एक्सेस मिलते हैं, और बहुत सारे टेम्पलेट जो होते हैं वो पेड के लिए होते हैं, ठीक है। लगभग 8,000 टेम्पलेट हैं कैनवा के ऊपर। 4 से 5,000 जो टेम्पलेट हैं वो पेड हैं, 2 से 3,000 टेम्पलेट्स फ्री हैं। उन 2 से 3,000 में से मेरे को सिर्फ एक बनाना है, 3,000 टेम्पलेट से एक बनाना है, ठीक है। अब उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गए और पहले पेज कैनवा का खोला और हमारा रिज्यूम लिखा आया और पहले पेज से बनाया और हम लोग निकल गए। बट पहले पेज से भी अच्छा फॉर्मेट होता है अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करके अंदर चले जाएं तो, ठीक है। तो हमेशा हमें रिसर्च करना है और थोड़ा सा अंदर प्रोफाइल में जाकर के हमें क्या करना है, प्रोफाइल्स को ढूंढना है कि कौन सा प्रोफाइल है या कौन सा फॉर्मेट है जो हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा है। तो वैसे प्रोफाइल को, वैसे इमेजेस को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले इमेजेस को ले लेता हूँ। मैं सिमिलर काइंड का आपको एक फॉर्मेट मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, इसी तरीके से कुछ फॉर्मेट था, ठीक है। बट विल भी उसमें जो फोटोज़ दी प्रोफाइल थी वो राउंड की शेप में था, ठीक है। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना कुछ नहीं होता है, बेसिक, अगर जिनको कैनवा भी नहीं चलाना आता है तो करना कुछ नहीं है। आप देखो माउस पॉइंटर जहाँ ले जाओगे ना वो ऑटोमेटिक वर्ड्स क्या हो जा रहे हैं, सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, दबा दिया इस पर बटन, सेलेक्ट हो गया। मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा ना तो ये जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ हेडिंग में, यहाँ पे एडिट कर लूँगा, ठीक है।
तो मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को अपना क्या देना है, मेल देना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना मेल, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना मेल लिख दिया। तो ऐसे ही आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हो, डबल क्लिक कर लो, ठीक है। जो भी आपका फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। एड्रेस, जो भी आपका क्या है, वेबसाइट है या लिंक्डइन की प्रोफाइल है, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल से यहाँ पे क्या कर लो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही हार्ड स्किल्स को अगर चेंज करना चाहते हो, या इसके अंदर कुछ आपका, जैसे ये फाइनेंशियल के लिए है, ठीक है, जो बिजनेस के रिगार्डिंग जो जॉब्स होता है या जो बिजनेस स्टडी हो जाता है, उनका ये रिज्यूम है। तो इसके अंदर मैं इंजीनियर होता है, जब अपना इंजीनियर के पोस्ट में मैं क्या करूँगा, अपना रिज्यूम इस पर जो भी मेरा हार्ड स्किल्स है मैं उसको क्या कर दूँगा, लिखता जाऊँगा। ये बुलेट पॉइंट ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, बना लेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स भी मैंने आपको बता रखा है, एजुकेशन बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे एडिट करके जैसे सेलेक्ट करोगे एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है कैनवा चलाना, कोई हार्ड एंड फास्ट एंड रोल नहीं होता कि आपको कैनवा पहले से आना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए इसके अंदर, नो। मेरे को अबाउट एडिट करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा, अबाउट्स को यहाँ से एडिट कर लूँगा। सम केसेस में मेरे को यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर एमएस वर्ड आप पढ़े होगे तो एज इट इज़ उसका सेम कुछ ना कुछ टैब्स इसके अंदर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट किया और टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को यहाँ से आप क्या कर लो, कोई भी एक टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बढ़ाना है तो बड़ा कर लीजिए, छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए। तो कुछ सम केसेस में हमें क्या होता है, टेक्स्ट्स के फ़ॉन्ट को चेंज करना पड़ जाता है। मेरे को फ़ॉन्ट पसंद नहीं है बट थीम पसंद है, तो फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दो आप, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो है कलर अबाउट मी का वो चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लूँगा। येलो मैंने सेलेक्ट किया थोड़ा सा, तो ये सही है। यहाँ पे क्या देता है, एक और ऑप्शन देता है कि जितने भी ये ब्राउन कलर के थे सबको मैं येलो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे यस, तो जैसे ही चेंज ऑल पे क्लिक करोगे तो आप देखो सारा का सारा एक ही क्लिकेबल में सबका सबका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये फीचर होते हैं कैनवा के अंदर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ करके और अपने टेम्पलेट्स को बना सकते हैं। ये प्रीमियम में नहीं, ये फ्री में भी ये सारी फीचर्स आपके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑल का ऑप्शन आएगा, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सारा का सारा चीज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो कैनवा चलाना बहुत ही आसान होता है। इसमें नॉर्मली आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। फॉर दैट ये फ़ोटो मेरे को चेंज करना है, तो मैं इस फोटोज़ पे क्लिक करूँगा, अपलोड वाले सेक्शन में जाऊँगा, ठीक है। अपलोड्स में अगर मेरे पास कोई फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ठीक है, तो मैं फ़ोटोज़ क्या करूँगा, अपलोड्स में जाऊँगा और मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं पुराने क्लाइंट्स के, मैं जिनका यहाँ पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये जैसे मेरे पास फ़ोटोज़ था, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अपडेट्स कर दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बस ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है इसके अंदर। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, फ़ोटोज़ मेंशन ना करूँ, ठीक है। तो फ़ोटोज़ जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सामने का जॉब का क्या पोस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो होटल, जो रिसेप्शन का जॉब होता है जो होटल्स के ऊपर, उस पर क्या होता है, आपका पर्सनालिटी और आपके लुक्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है कि आपका लुक्स बेटर है तो क्लाइंट्स थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा और होटल्स के अंदर आना चाहेगा, ठीक है। तो उसको लेकर के वहाँ पे आपको एक अच्छा अपना प्रोफाइल क्या करना चाहिए, एड्स करना चाहिए। ये सम केसेस में लोग इसको ऑप्शनल मानते हैं, किस केसेस में लोग इसे ऐड करते हैं, कुछ केसेस में ऐड नहीं करते हैं। तो आप देखो कि किसकी रिक्वायरमेंट है, मेरी जॉब का क्या पोस्ट है, क्या मेरा फोटो इम्पैक्ट कर रहा है मेरे रिज्यूम के अंदर, क्या मेरे को सिलेक्शन दिला सकता है, तो यू विल बी मेंशन। नहीं दिला सकता है, आप मेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऑल्दो की एक प्यारा सा फोटोज मेंशन होता है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप बहुत सारे कंडीशन में चाहते हो कि मेरे को फ़ोटोज़ नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल रिज्यूम चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल रिज्यूम क्या करता हूँ, ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि सिंपल रिज्यूम कैसा होता है। मैं यहीं पे जाऊँगा, ठीक है, और प्रोफेशनल को मैं कर लेता हूँ कट्स, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सजेशन आ जाएगा सिंपल रिज्यूम, ठीक है। तो मैं सिंपल रिज्यूम पे क्लिक करूँगा। ये कुछ हमारे सिंपल रिज्यूम हैं, ठीक है, जिन पे फ़ोटोज़ वगैरह प्रोफाइल वगैरह मेंशन नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि मैं इस रिज्यूम को लेता हूँ, तो कभी कभी क्या हो जाता है, रिज्यूम हमारा इतना सिंपल होता है कि हमें ही नहीं समझ में आता है तो इंटरव्यूअर को भी नहीं समझ में आता है। बट मेरा क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या मैं सिंपल के बेसिस पे सिलेक्शन ले सकता हूँ, क्या ऐसा रिज्यूम बनाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा भी मन में लगे कि नहीं हो सकता, यू विल बी शिफ्ट इन प्रोफेशनल रिज्यूम, ठीक है। बट
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोफाइल ऐड नहीं करना है, आप ऐड मत कीजिए। प्रोफेशनल रिज्यूम आपको पसंद आ गया, थीम उसका पसंद आ गया, सिर्फ प्रोफाइल में ही फ़र्क होता है। इसके अंदर प्रोफाइल फ़ोटो होती है, सिंपल के अंदर थोड़ा बहुत प्रोफाइल फ़ोटोज़ नहीं होती है, ठीक है। थीम आपको पसंद आ गया तो आप प्रोफाइल फ़ोटोज़ को क्या कर दो, डिलीट कर दो यहाँ से। आप डिलीट करने के बाद क्या कर दो, इसको डिलीट करने के बाद आप इसको कर लो सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर सकते हो, आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये जो भी हमारी टेक्स्ट है इसको आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ से उठा करके कर लो सेंटर। ये जो फाइनेंशियल एनालिटिक है इसको भी यहाँ से उठा लो और यहाँ कर दो सेंटर। यहाँ से हम सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे, ये सेंटर हो गया, ठीक है। आप कहोगे यहाँ पे हमारी थोड़ी सी डाउन दिख रही है, तो कुछ नहीं, मैं इनको सबको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+G दबा करके ग्रुप बना लूँगा और इसको एरो बटन से क्या कर लूँगा, मैं ऊपर कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही क्या करूँगा, हार्ड स्किल्स को थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ताकि जो गैप्स तो मेरे जो खाली थे वो फुल फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चीज़ों को ऐसा क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को अगर सिंपल रिज्यूम बनाना है तो सिंपल ही बनाएंगे, प्रोफेशनल को भी आप सिंपल में इसके अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट्स कर सकते हो। ये रिज्यूम थोड़ा सा आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल और थोड़ा सा सिंपल को मिला करके इसे हमने क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया। और उसकी ये अलाइनमेंट थोड़ी सी सेंटर नहीं है, मैं इसे कर लेता हूँ राइट्स बटन क्लिक करके, ठीक है, और अलाइनमेंट इन पेज करके सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। और इस वर्ड्स को भी मैं राइट बटन क्लिक करके और अलाइन द पेज जा करके सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गई हमारे सेंटर पेज के अलाइनमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये भी देखो कि एक बहुत अच्छा रिज्यूम क्या हो गया, निकल करके आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हो क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस था, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो इन्होंने उसको मेंशन किया। तो मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को क्या कर दूंगा, सॉर्ट आउट करके हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं, हमारे पास क्या है, सिर्फ प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जॉब कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब किए होते हैं 1 साल तक 2 साल तक, और इंडस्ट्री में अच्छा उनका एक्सपीरियंस होता है, तो यू विल बी मेंशन, आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें मेंशन कर सकते हो। आपने कोई अचीवमेंट वगैरह किया प्रीवियस में, सर्टिफिकेशन नहीं किया, अचीवमेंट किया है, ठीक है, जैसे आपने कोई कंपटीशन जीता है या किसी में आपको मेडल वगैरह मिला है, तो यू विल बी मेंशन, या सर्टिफिकेट मिला है। बहुत सारे कॉलेज की सोसाइटी होती है जिसके अंदर हम लोग बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसमें हमें चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, इवेंट्स को पूरा वो अच्छे से मैनेज करते हैं। तो आप मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट आप अपना मेंशन कर सकते हो कॉलेज के हिसाब से कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ इतने के ईयर के बीच के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको कैनवा के अंदर आप सिंपली क्या कर सकते हो, एडिट्स कर सकते हो। और दोस्त ये सारे टेम्पलेट्स जैसे बने हैं वो आप MS वर्ड्स के अंदर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बट MS वर्ड्स के अंदर थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि सब चीज़ें सेलेक्ट करना, लेकर के आना। यहाँ पे बना है, सिर्फ हमें क्या कर देना होता है, एडिट्स कर देना होता है, ठीक है। तो आपको जो भी टेम्पलेट क्या हो पसंद आए, उसी टेम्पलेट्स को आप क्या कर लो, इसमें से सेलेक्ट कर लो और उसके ऊपर कस्टमाइज़ करके आप क्या कर लो, चीज़ों को बना लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक और ले करके दिखाता हूँ, ये भी एक है, और इसे भी आप क्या कर सकते हो, ऐड्स करके बना सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे रिज्यूम प्रोफेशनल, उसे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। ऑल्दो कि पता सबको होता है बट करते बहुत कम लोग हैं कैनवा से रिज्यूम बनाना। वो नॉर्मली अगर कोई फ्रेंड्स ने MS वर्ड्स में बना रखा है तो नाम चेंज करके उसी का लेकर के हम लोग डाल देते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें कैनवा के रिलेटेड आपको इस सेशन के अंदर समझ में आ गई है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर में। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि AI टूल का यूज़ करके कैसे अपने रिज्यूम को और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से आप बना सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रिज्यूम का, जिसके अंदर प्रोजेक्ट इतने अच्छे से डिफाइन थे, समरी इतनी अच्छी लिखी हुई थी, स्किल्स इतने अच्छे से लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये नहीं कि किसी के लिए एक्सपर्टीज चाहिए इसमें कि मेरे को इंग्लिश आएगा तभी मैं इसको अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। आप इस सारी चीज़ों को AI टूल से भी आप क्या कर सकते हो, लिखवा सकते हो, ठीक है। और वहाँ से लिखवाने के बाद आप कॉपी करके अपने रिज्यूम के अंदर क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि AI टूल का यूज़ करके हम लोग कैसे चीज़ों को लिख सकते हैं। तो मैं अपना टैब खोल करके यहाँ पे लिखूँगा ChatGPT, और ChatGPT के मैं पहले साइट पे जाऊँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ प्रॉम्प्ट एक डालता हूँ, ठीक है, क्रिएट अ रिज्यूम, क्रिएट अ रिज्यूम, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डाटा दे दिया इन्हें, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इंटर लगाता हूँ और मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा, ठीक है। उस प्रॉम्प्ट को आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं प्रॉम्प्ट आपको समझा भी दूंगा, ठीक है, कि वो प्रॉम्प्ट्स क्या है हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है,
कि मेरा नाम खालिद इमाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरा ईमेल आईडी ये है और मेरी वेबसाइट कॉलेज स्किल्स है और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो सर्किट डिजाइनिंग के अंदर और पीसीबी और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर है, ठीक है। मेरा एजुकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैंने होम ऑटोमेशन के अंदर किया है और मैं चाहता हूँ कि इसका ये हमें क्या दे दे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दे, टूल यूज़ दे दे और रिजल्ट दे दे। जो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट को अच्छे से डिफाइन किया था। तो जो मेरे को एज ए आंसर चाहिए चैट जीपीटी से, मैं वो वाले प्रॉम्प्ट क्या करूँगा, इसे लिख करके दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ आप क्या कीजिएगा, जो शुरू का है जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, स्किल्स और एजुकेशन और प्रोजेक्ट, ठीक है, और इंटर्नशिप और ये जो चीज़ें हैं इसको सेम रखिएगा और अपना नाम, कॉलेज और स्किल से इसे सिर्फ चेंज कर लीजिएगा और डिग्री को चेंज कर लीजिए। बाकी आप जैसे ही उसे इंटर देंगे उसके बाद वो आपको क्या करेगा, एक पूरा का पूरा बना करके रिज्यूम दे देगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉम्प्ट है जिसको हम जितने अच्छे से पूछेंगे उतना ही अच्छे से हमें ये आंसर देगा, ठीक है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि इसके बेसिस पे मेरे को आप क्या करो, रिज्यूम बना करके दो। इन्होंने कहा ठीक है खालिद जी, मैं आपका एक रिज्यूम बहुत अच्छे से बना करके क्या कर रहूँगा, दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने पूरा का पूरा मेरे को फॉर्मेट ही रिज्यूम का बना करके दे दिया विद इन 1 मिनट के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने कैसे बनाया है तो देखिए, इन्होंने नाम लिख दिया कि हाँ खालिद इमाम, आपका फ़ोन नंबर ये है, आपका मेल ये है और आपका जो वेबसाइट है collegeskill.com है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि लिंक्डइन प्रोफाइल अगर खालिद जी आपका है तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ के अंदर, ठीक है, या मेरे एजप्शन के हिसाब से खालिद ही इमाम होगा आपका रिज्यूम प्रोफाइल, ठीक है। तो एआई टूल कुछ ऐसे काम करता है कि आपके चीज़ों को एनालाइज कर लेता है। उसके बाद आप देखोगे मैंने कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा था, समरी नहीं लिखा था और मेरा जो समरी है इन्होंने मेरे स्किल्स के बेसिस पे क्या कर दिया, मेरा बना करके दे दिया। मैंने लिखा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ तो इन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर with expertise will be circuit designing and PCB microcontroller programming, seeking of the challenges of the circuit role and design of the डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मेरे ऑब्जेक्टिव को मेरे स्किल्स के बेसिस पे बना करके दे दिया। जो मैंने आपको सिखाया था कि समरी और ऑब्जेक्ट को किसके बेसिस पे बनाओ, स्किल्स के बेसिस पे बनाओ, ठीक है। तो ये एआई टूल भी आपके कामों को आसान कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस चीज़ों को क्या कर लूँगा, ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इन्हें को अपना एजुकेशन का प्रॉम्प्ट दिया था तो इन्होंने मेरे एजुकेशन सेक्शन को अलग लिख दिया कि ठीक है देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से 2017 के अंदर किया है, ठीक है। उसके बाद मेरा स्किल्स जो भी सेक्शन था तो मैंने इन्हें 2-3 स्किल्स दिया था और उसके रिलेटेड 2-4 और नए स्किल्स इन्होंने हमें क्या कर दिया, सजेशन में डाल दिया, ठीक है। अगर मेरे को वो आता है तब भी मैं उसे कॉपी करूँगा, अदरवाइज मैं कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट में देखो इन्होंने प्रोजेक्ट में होम ऑटोमेशन लिखा, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है, और मैंने किस चीज़ का टूल क्या करके यूज़ करके हमने उसको बनाया था, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या आया वो चीज़ें इन्होंने हमें दे दिया, ठीक है। मैंने इनको इंटर्नशिप का भी प्रॉम्प्ट दिया था तो आप देखोगे इंटर्नशिप इन्होंने लिख रखा कि कंपनी, आप इस कंपनी में क्या किए थे, इंटर्नशिप किए थे, ड्यूरेशन जनवरी से फरवरी था, ठीक है। एरिया आपका था सर्किट डिजाइनिंग इंटर्न्स के रिलेटेड, ठीक है। आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिया गया था, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरीके से दी गई थी जो उन्होंने हमें बुलेट्स पॉइंट में सजेशन कर दिए हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एआई जो है वो आपको सजेशन कर देती है, ठीक है। जैसे अचीवमेंट का ये बोल रहे हैं और एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी अगर आप कॉलेज के अंदर की हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, हमें सजेशन कर दिया। अब बच्चों को क्या लगता है कि चलिए ठीक है हमने एआई टूल से तो रिज्यूम निकाल लिया 1 मिनट में, अब मैं इसे कॉपी करूँगा और एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट करूँगा और फिर हमारा रिज्यूम बन गया, या कैनवा पे ले जाके मैं पेस्ट कर दूंगा, मेरा रिज्यूम बन गया। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब भी आप एआई से कोई चीज़ें लिखवा रहे हो तो हमेशा उसे देख के लिखो कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरी ने जो चीज़ें पूछा है उसके हो सकता हो कि उसमें कोई स्पेलिंग एरर कर दिया हो या कोई मीनिंग उसने कुछ और समझ के कुछ और आंसर दे दिया हो। हम लोग आंख मूंद करके कॉपी करेंगे और ले जाकर पेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा एनालाइज करना है कि इन्होंने मेरे को चीज़ें सही दी है कि नहीं दी है। जैसे फोल्डेट में ये पूरा स्किल्स मेंशन कर दूँ ले जा करके, ठीक है, आपको तो लगेगा कि भाई मेरी रिज्यूम बहुत अच्छा बन गया, मैंने पूरा का पूरा स्किल्स मेंशन कर दिया, ठीक है। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। जो आपको स्किल्स जेन्युइनली आता है वही सिर्फ आप मेंशन करो, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हो रिज्यूम के बेस पे, जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ ये स्किल्स आपने मेंशन किया है, आपको ये आता है, कहोगे नहीं, तो आपका जो इम्पैक्ट है कंपनी के अंदर वो एक अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको जेन्युइनली जो चीज़ें आती है उसी को आप क्या करो, मेंशन
करो, ठीक है। तो आपको इसमें से जो भी चीज़ें आती है उस चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। होम ऑटोमेशन में देखो कि मैंने जो भी चीज़ें क्या किया है, बनाया है, मैंने वही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया था कि नहीं बनाया था जो एआई ने मेरे को सजेशन किया है, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग अलग यूज़ करके एक ही चीज़ को मैं 10 तरीके से बना सकता हूँ। तो मैंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया था, क्या वो एआई ने दिया है? हम लोग क्या करते हैं, बनाया था मैंने किसी और टेक्नोलॉजी पे, एआई ने दिया मेरे को कोई और टेक्नोलॉजी, मैंने उसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब कंपनी ने पूछा कि आपने प्रोजेक्ट इस वाले टूल पे किया था, कुछ इसके बारे में आप बताइए। तो हम लोग कहते हैं कि मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, या ये करने लगते हैं जो भी प्रोसेसिंग हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट बहुत ही गलत जाता है कंपनी के ऊपर। तो जो भी एआई से हम काम करवा रहे हैं, हमारे काम को आसान तो कर रहा है, बट हमें ध्यान रहे कि एआई से जो भी चीज़ें हम लिखवा रहे हैं उसको एक बार एनालाइज कर ले, फाइनल कर ले, वर्ड देख ले, टेक्स्ट देख ले कि सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि एआई से जब भी हम कोई चीज़ें लिखवाएंगे, रिज्यूम ही क्यों ना बनवाएं, तो उसको एटलीस्ट हम एनालाइज करके चीज़ों को देख लें। ये मेरा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इस प्रॉम्प्ट को आप लिख सकते हो और सिर्फ आप आगे के लाइन को क्या करोगे, चेंज करोगे, जिसके हिसाब से आपकी सारी चीज़ें चेंज होकर के नए मिलने लगेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको एआई से मैंने रिज्यूम बनाना सिखा दिया है कि एआई का यूज़ करके हम लोग कैसे रिज्यूम बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं या बहुत सारे ऐसे एआई टूल हैं जो मेरे को रिज्यूम पूरा फॉर्मेट ही बना करके दे देते हैं। तो मैं कैनवा पे क्यों जाऊँ, मैं एमएस वर्ड में यहाँ से टेक्स्ट उठा के कॉपी क्यों करूँ। ऑल्दो इसकी बात सही है, बट आप जानते हो कि मैनुअली जो चीज़ें होती है वो एकदम परफेक्शन के साथ होती है, और कोई मशीनरी से हम कोई ऑटोमेशन में कराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर हमारा रहता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेड पे आती है, तो पैसा तो हमें खर्च नहीं करना है, हमें फ्री में क्या करना है, रिज्यूम को बनाना है। तो ये सारे मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट डाल करके लिखवा लिया और वहाँ से कॉपी करके कैनवा में जा करके किसी अच्छे टेम्पलेट के ऊपर क्या कर दिया, आपने पेस्ट कर दिया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर में। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग रिज्यूम बनाना सीखेंगे प्रैक्टिकली। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एआई टूल के बारे में बताया था, चैट जीपीटी से हमने अपना पूरा का पूरा टेक्स्ट जो था वो लिखवा लिया था। अब मैं उस टेक्स्ट को मैं प्रॉपर आपको रिज्यूम में कन्वर्ट्स करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना क्रोम टैब ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कैनवा पे चला जाता हूँ, ठीक है। और कैनवा से कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट मैं क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। मैं प्रोफेशनल रिज्यूम पे चला जाता हूँ, ठीक है। और कोई एक आपको अच्छा सा टेम्पलेट मैं सेलेक्ट करके और उसमें एडिट करके मैं आपको दिखा दूंगा। मैं प्रीवियस लेक्चर में जो टेम्पलेट लिया था मैं उसी टेम्पलेट को आपको एडिट करके दिखाता हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये टेम्पलेट लिया था, ठीक है। और मैं इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा जो रिज्यूम है वो एक अच्छे तरीके से बन करके आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो था वो मेरा नाम यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ से अपना नाम या तो कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल आपको सारी चीज़ें कॉपी पे ही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना नाम कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं अपना पोजीशन जो है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। आप टाइप भी कर सकते हो, ऑल्दो कि हम लोग टाइम सेव करने के लिए हमारा मोटिव है कि बहुत कम समय में आपको मैं क्या कर दूँ, रिज्यूम बनाना सिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ जा कर के मोबाइल नंबर के सेक्शन में इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जो भी मेरा मेल है, मैं अपना मेल को यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और इसे ले जा कर के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मेरा जो वेबसाइट है या लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और उसको ले जा करके मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, ठीक है। मैंने एड्रेस को बताया था कि एड्रेस का आप क्या कर सकते हो कि सिंपली आपको सिटी लिखना है। तो जैसे फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ ओखला और न्यू दिल्ली, ठीक है। हमने ये चीज़ें आपको एड्रेस में लिख दिया, ठीक है। तो आप इतना चीज़ें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम हार्ड स्किल्स का, ठीक है। तो हार्ड स्किल्स हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मेरे हार्ड स्किल्स हैं। मेरे को सर्किट डिजाइनिंग आता है, पीसीबी और माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग आता है, ठीक है। यहाँ तक मेरे को 3 चीज़ें आती है। तो मैं इन 3 चीज़ों को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। आपको मैंने एक ही चीज़ बताया था कि आप उसी चीज़ को मेंशन करना जो आपको जनरली में चीज़ें क्या हो, आ रही हो, ठीक है। ऐसा स्किल्स मेंशन मत कर दो जो आपको नहीं आता और पूछा जाए कि अच्छा आपने रिज्यूम के अंदर क्या मेंशन किया है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हमको वही चीज़ें मेंशन करना है जो मेरे को रियलिटी में चीज़ें आती हो, ठीक है। फॉर एक मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना भी आता है, तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इंटर दबा करके मैं उसे भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरा 4 हो गया। और उसकी ये चेंज हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आप हार्ड स्किल सीखोगे उसके हिसाब से, ठीक है। अब आता है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल्स में लगभग लगभग सबका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। कुछ का एक्स्ट्रा होता है आपका, जैसे इसमें सॉफ्ट स्किल है ऑब्जर्वेशन, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, मल्टीटास्किंग। और सारे के सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सिमिलर यही चीज़ें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट कि आप चीज़ जो सॉफ्ट स्किल्स में मेंशन करो, उस चीज़ें के ऊपर अगर आपने रियलिटी में काम किया, जैसे आपने लिखा है कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। तो एक्चुअली में आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, एकदम बेटर होना चाहिए। ऑल्दो उसके लिखने के लिए आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली में मेरे को वही चीज़ें मेंशन करना है जो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, आता है, ठीक है। नहीं आता, अगर हम कॉलेज के सेकेंड ईयर में हैं या हम कॉलेज के फाइनल ईयर में आखिरी के 6 महीने बचे हैं, तो हम इस स्किल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा, तो मैंने अपना एजुकेशन इन्हें दिया था, तो मैंने किया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैं इसे कर लूँगा कॉपी, ठीक है। और मैं यहाँ पे ला करके करूँगा पेस्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ से इनका वो कर लिया, जामिया मिलिया इस्लामिया से 2017 के अंदर मैंने ये चीज़ें कंप्लीट की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा दे विल बी, और ये 2017 है, मैं इसको यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाऊँगा कंप्लीट मीन में, मैं यहाँ पे दे दूँगा 2017, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमने ऐसे बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, ठीक है। नीचे मेरे स्कूल्स की एक डिग्री आ जाएगी, जो मैंने 10th या 12th कहीं से किया होगा, वो मैं मेंशन इसके नीचे कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा अभी रहने देता हूँ, अभी मैंने स्कूल्स की डिग्री अपनी मेंशन नहीं की है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखा दिया कि डिप्लोमा मैंने मेंशन करके दिखा दिया कि कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये एक सेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट्स हो गया रिज्यूम के अंदर। अब बात करते हैं हम सेकंड सेक्शन के, अबाउट का, ठीक है। तो अबाउट इसने भी हमें क्या किया था, पूरा का पूरा लिख करके ऑब्जेक्टिव हमारा दिया था। ये चेंज होता रहता है हमेशा, रिज्यूम जो होता है हमेशा एक डायनेमिक का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाओ, इस फॉर्मेट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पे अबाउट क्या है, छोटा है, ठीक है। तो मैं इस अबाउट्स को अगर बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इस अबाउट्स को क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसी अबाउट्स को आप देखो, मैं चैट जीपीटी से कैसे और अच्छे तरीके से मैं लिखा करके दिखाता हूँ, ठीक है। दे विल बी अबाउट जो है इन, और लिख देता हूँ मैं 50 वर्ड, ठीक है। क्रिएट अबाउट, ठीक है, क्रिएट अबाउट इन 50 वर्ड्स, ठीक है। अब ये इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करेगा, 50 वर्ड में क्या करेगा, मेरे अबाउट्स लिख करके दे देगा, ठीक है। अब मैं इसे वही काम करूँगा कि इसे थोड़ा सा पढ़ लूँगा कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो मैं फ़िलहाल के लिए पढ़ पा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें इसने मेरे को लिख करके दिया है वो मेरे हिसाब से सही है। और हमेशा जो भी ऑब्जेक्टिव या अबाउट लिखो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अच्छा ठीक है, आपने क्या अबाउट लिखा है, मेरे को बताइए अपना, ठीक है। तो आपको वहीं पे चीज़ें क्या कर ली जाती है, जज कर लिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाता है कि क्या अबाउट आपने लिखा है, आप नहीं बता पाते हो तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कंपनीज के अंदर। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ, बट मेरे लिए अभी ये चीज़ें क्या है, इतना सही है। अब मैं यहाँ पे प्रोफेशनल, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना उठा लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ से टेक्स्ट उठ गया, ठीक है। मैं इसे कर लूँगा कॉपी, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर मैं इसे कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की हम सब हेडिंग की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा होम ऑटोमेशन सर्किट मैंने बनाया था, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे पेस्ट। मैं इसको फिलहाल के लिए कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब बात करते हैं मेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन उसका दे देता हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके और इस चीज़ों को कॉपी कर लूँगा, और मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से एक ऐड टेक्स्ट में जाता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना पाऊँ। और ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं इसके साइज़ को यहाँ से करूँगा कम, ठीक है। और इसके साइज़ को कम करने के बाद मैं इसको करूँगा डाउन, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ताकि मेरा ये पूरा पूरा यहाँ पे सही तरीके से आ जाए, ठीक है।
और इस डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा सा कर दूंगा बोल्ड, ताकि चीज़ें दिखे कि हाँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को लिखा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देंगे बड़ा। देखिए फाइनली जो होता है ना, हमें जब भी रिज्यूम बनाया जाता है तो हमें अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना होता है, चीज़ों को चेंज करना होता है, एनालाइज करना होता है। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए इसको कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे, ये ओवरलैप हो रहा था। ठीक है, और इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा बन गया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या हम टूल यूज़ का यहाँ पे भी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मेरा सेकंड है यहाँ पे टूल यूज़ का, तो मैंने क्या टूल यूज़ किया था, मैं उसको अभी फ़िलहाल के लिए कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा अभी साइड में। ठीक है, और मैं इसी चीज़ को यहाँ पे एक ऐड ऑन कर लूँगा डुप्लीकेट बना करके। ठीक है, और इसी के अंदर मैं चीज़ों को क्या कर दूँगा, थोड़ा बहुत एडिट्स कर दूँगा। मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी दबाऊँगा। ठीक है, कंट्रोल वी दबाने के बाद ये जो भी टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हुए हैं, मैं इसको अनबोल्ड कर दूँगा। ठीक है, और मैं चाहूँगा तो इसको बुलेट्स पॉइंट्स में भी क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। टूल यूज़ को मैं यहाँ से एंटर दबा दूँगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं आर्डिनो नीचे कर दिया। ठीक है, ID विल भी नीचे हो गया हमारा चीज़ें। ठीक है, अब ये जो डाटा है मेरा नीचे हो गया, बट मैं इसको लेफ़्ट साइड करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट कर लूँगा डाटा को। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको लेफ़्ट साइड कर दूँगा। ठीक है, मैं लेफ़्ट साइड करने के बाद इसको आराम से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, बुलेट पॉइंट लगाना होगा, बुलेट पॉइंट भी हम लोग लगा लेंगे। फ़िलहाल के लिए इसको कर लेते हैं हम लोग साइड्स में। ठीक है, आप चीज़ों को यहाँ से धीरे धीरे आराम से सीख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से बुलेट पॉइंट भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से बुलेट पॉइंट भी ऐड कर दिया कि मैंने ये चीज़ों को टूल को यूज़ करके अपने क्या किया, चीज़ों को बनाया। ठीक है, इस सारे को मैं कर दूंगा सेलेक्ट, और इसको कर दूंगा फ़िलहाल के लिए डिलीट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक चीज़ों को क्या कर दिया, एनालाइज की, थोड़ा सा टेक्स्ट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर सारी चीज़ें क्या हो, हमें दिखे सही तरीके से। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम लोग टेक्स्ट इतना छोटा रखें कि जो भी हमारा चीज़ें हमने लिखा है उसे हमें देखने में दिक्कत हो। ठीक है, तो हमें प्रॉपर चीज़ों को क्या करना चाहिए, एंड प्रॉपर हमें टेक्स्ट को हमेशा क्या करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि मेरा टेक्स्ट जो है वो कितने पे जा करके क्या होगा, फिट आएगा हमारे पूरे डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेन पार्ट होता है हमें, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, टैंपलेट के ऊपर जब काम करते हैं ना, तो टैंपलेट्स को एज इट इज़ कॉपी करके सिर्फ हम लोग क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद मेरा आ जाएगा कि मेरा रिजल्ट क्या आया था। ठीक है, तो मैंने रिजल्ट को कॉपी कर लिया। ठीक है, और कॉपी करके मैं यहाँ पर रिजल्ट को कर दूँगा पेस्ट। इसी का मैं एक डुप्लीकेट बना लूँगा। ठीक है, और डुप्लीकेट बनाने के मैं इसको पूरे को करूँगा सेलेक्ट, और कंट्रोल V दबा दूँगा। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए हैं, बोल्ड हो चुके हैं। तो मैं इन सबको सबसे पहले करूँगा अनबोल्ड। ठीक है, अनबोल्ड करने के बाद मैं इनको कर दूँगा थोड़ा सा 2-4 लाइन में। ठीक है, तो आप देखो मेरा यहाँ पर रिजल्ट भी क्या हो गया, बन करके आ चुका है कि मैंने रिजल्ट में ये सारी चीज़ें इनके लिए किया था। ठीक है, तो आप ऐसे सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के बाद हमारी आती है सर्टिफिकेट, या हमने कोई चीज़ें अचीवमेंट किया है उसको बनाने के लिए। तो जैसे मैंने इंटर्नशिप किया है, तो इंटर्नशिप वर्ड को मैं कर लूँगा कॉपी, और मैं अचीवमेंट में आकर के यहाँ पे मैं कर दूँगा इंटर्नशिप को पेस्ट। आप कोई भी चीज़ अचीवमेंट रखना चाहते हो, चलिए फॉर डेट मैं अचीवमेंट अभी रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक नया टेक्स्ट क्या करूँगा, यहाँ से ऐड कर लूँगा, और इसको क्या कर लूँगा, डुप्लीकेट बना करके यहाँ पे सामने यहीं पे ला लूँगा। ठीक है, और मैं इसमें कर लूँगा पेस्ट इंटर्नशिप को। ठीक है, और इंटर्नशिप जो भी हमने जिस भी कंपनीज के अंदर क्या किया है, ठीक है, उस इंटर्नशिप के बारे में हम चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम उठाते हैं, और यहाँ से डिजिट कॉपी किया हमने। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से एक टेक्स्ट ऐड करूँगा, उस टेक्स्ट के अंदर हम लोग इस टेक्स्ट को छोटा, फिर पेस्ट। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हुई लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये हमारी कंपनीज़ है, तो जिसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और ड्यूरेशन यहाँ से इंटर कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा हो गया। अब मैं इस सबको सेलेक्ट करके मैं सबसे पहले इसको करूँगा लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, ताकि मेरा ये चीज़ें पूरा का पूरा सही हो जाए। ठीक है, मैं इसको लेफ़्ट साइड में कर दिया, और टेक्स्ट को और थोड़ा सा छोटा मैं करना पड़ेगा। मैं इसका टेक्स्ट एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 11 है, तो मैं को भी इसको क्या करना होगा, 11 के आसपास करना होगा। ठीक है, ये 11 था, तो मैं भी इसको 11 के पास क्या करूँगा, कर दूँगा। ठीक है,
तो ये मेरा रहा जो भी मेरा इंटर्नशिप का चीज़ें था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कंपनी थोड़ी सी हाईलाइट हो, तो मैं थोड़ी सी इसको क्या कर दूँगा, बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन यहाँ पे बना करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अचीवमेंट में। तो अचीवमेंट में अगर आपने कोई अचीवमेंट किया हुआ है अपना प्रीवियस में, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि मैंने 2013 से 2015 तक मेरे को बेस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, या बेस्ट कम्युनिकेशन का, डिबेट का, या मैं इस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट था, वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे अचीवमेंट की हो उसको क्या कर सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या अचीवमेंट बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको कंपनी में मिलता है। जैसे मैंने इंटर्नशिप किया था तो कंपनी का सेल्स इतना था, मैंने उसके सेल्स को इतना बढ़ा दिया था, ठीक है। या कंपनी में मैं जब गया था तो इस तरीके पे कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थी और मैंने उसको इतने आगे तक कंट्रीब्यूशन में करके बढ़ाया, तो कंपनी को लगता है कि ये जो लड़का है इसने अगर 1 महीना कहीं काम किया, वहाँ पर भी अचीवमेंट किया, तो मेरे यहाँ 1 साल करके ऑब्वियसली बात है ये ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा साइकोलॉजी चलती है सबके कंपनीज़ के, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आई होप कि मैंने ये जो चीज़ें आपको सिखाया कि आप इस चीज़ों को पूरा क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट करके बना सकते हो। रहा बात प्रोफाइल फ़ोटोज़ का, तो आप अपना प्रोफाइल फ़ोटोज़ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक पुराने क्लाइंट्स के प्रोफाइल फ़ोटो हैं जिनका मैं यहाँ पे लगा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा चीज़ें तैयार, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये एक रिज्यूम था जिसको मैंने बहुत अच्छे से क्या कर लिया, रेडी कर लिया। तो एक सेशन में मैंने आपको पूरा का पूरा रिज्यूम बनाना सिखा दिया, ठीक है। इस रिज्यूम को बनाने में मेरे को मुश्किल मुश्किल 10 से 15 मिनट लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो एआई टूल का यूज़ करके। और भी सारे मार्केट्स में टूल हैं, ठीक है। तो कैनवा में कॉपी पेस्ट करना था, टेम्पलेट्स बने हुए थे। और भी टेम्पलेट आपको पसंद आ रहे हैं, जो टेम्पलेट आपको लग रहा है कि ये सूटेबल है मेरे लिए, उसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके उस पर चीज़ें बना सकते हो। हाँ, ध्यान रहे हमेशा कि जब भी एआई से कोई चीज़ें कॉपी हम करें तो उसे ध्यान में रखते हुए हम कॉपी करें, ठीक है। किसी चीज़ को और एलोबरेट कराना है तो मैं उसे कमांड दे दूंगा तो वो हमें एलोबरेट करके दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि कैनवा से आप कैसे क्या कर सकते हो, रिज्यूम अपना एक अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर में। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग रिज्यूम का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि रिज्यूम को हमें हमेशा पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो काम हमें करना चाहिए कि हमारा जो नाम है, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम अंडरस्कोर रिज्यूम डॉट पीडीएफ, इसी तरीके से हमें अपना पीडीएफ को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। जब भी आप कैनवा पे डिज़ाइन कर लो, एमएस वर्ड पे डिज़ाइन कर लो, या किसी और सॉफ्टवेयर पे क्या किया आपने, रिज्यूम को डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद पीडीएफ के फॉर्मेट में ऑलवेज सेव करो। 90% जो कंपनियां होती है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपके रिज्यूम को मांगती है। मैं इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये एक मुस्कान है जिन्होंने मेरे को मेल किया था अपना रिज्यूम मेरे कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है, वेब डेवलपर के लिए। और इनका आप अगर नाम वाला सेक्शन देखोगे, ठीक है, तो इनके नाम वाले सेक्शन में क्या है, मुस्कान रिज्यूम /नासरा खान .pdf, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने नासरा से पीडीएफ लिया होगा और फिर एडिट्स करके फिर हमें भेजा है, ठीक है। तो कंपनियां किसी भी पॉइंट्स पे हमें रिजेक्ट कर सकती हैं, चाहे वो फर्स्ट पॉइंट हो चाहे हमारा लास्ट पॉइंट हो। तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे रिजेक्ट हो सकते हैं। हम लोग अपने तरफ से कोई मिस्टेक ना करें, चाहे वो पीडीएफ बनाने से लेकर के चाहे एक्सपोर्ट करने तक हो। रिज्यूम में हमारी कोई गलतियाँ अंदर नहीं होनी चाहिए और बाहर भी हमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जैसे कैनवा पे जा करके कोई चीज़ें क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं कैनवा पे जाता हूँ और इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं शेयर पे जैसे ही क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और पीडीएफ स्टैंडर्ड में है और उसके बाद मैं डाउनलोड्स पे यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ है वो हमारा क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अब इस पीडीएफ का आप नाम देखो, ब्लैक एंड वाइट सिंपल प्रोफाइल रिज्यूम है। मैं इसी नाम को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। बट यही मैं समझाना चाह रहा था कि हमेशा जब भी आप पीडीएफ क्या करो, सेव करोगे, तो यहाँ पे अपना नाम क्या करना, सेव, आप अपना नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। खालिद इमाम _इमाम रिज्यूम, ठीक है, कैपिटल कर लेते हैं, WR रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा वो .pdf करके आगे एक्सटेंशन नेम ले लेगा, ठीक है। अब मैं इस फाइल्स को क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। अब इस फाइल को आप देखो कि इस फाइल को नाम क्या है, ठीक है, प्रॉपर। अब देखो खालिद इमाम रिज्यूम पीडीएफ, सेकंड फाइल भी यहीं पे नीचे में ही है,
ब्लैक एंड वाइट सिंपल प्रोफाइल। ऐसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो वो गूगल के थ्रू से कोई नाम ले लेता है, ABCD Z करके कुछ, उसमें नंबर भी मिक्स कर देता है। अब वही नाम हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और PDF भी वही वाला हम अपलोड कर देते हैं जब हम कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं। बट ऐसा कभी भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको रिज्यूम में करना है और क्या चीज़ें नहीं करना है। हमने जितने भी इस पूरे लेक्चर में पढ़ा है उसका ये छोटा सा एक क्या है आपका समरी है कि हमेशा आपको फॉर्मेट क्या करना है, मेंटेन करके रखना है अपने रिज्यूम के अंदर, ठीक है। सेकंड, आपको वाइट स्पेस को क्या करना है, हमेशा बैलेंस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा चीज़ कितना स्पेस देना है, कितना बोल्ड रखना है, ये भी चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, बी क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इतना बोल्ड होगा और इतना चीज़ स्पेस होगा। उसके बाद आपको अपना प्रायोरिटी सेट करना है कि किस चीज़ को मेरे को टॉप पे रखना है, किस चीज़ को बॉटम पे रखना है, ठीक है। जैसे हेडिंग में क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इंडस्ट्री में काम कर ली हो, अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को पहले दिखाओगे और एजुकेशन को थोड़ा सा नीचे रखोगे। फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट और एजुकेशन को ऊपर रखोगे। अगर कॉलेज बेस्ट है तो कॉलेज का नाम को सबसे हाईलाइट करना चाहोगे कि मैं इस टॉप कॉलेज से क्या हूँ, पढ़ करके पास आउट हुआ हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी है ये सेट कर लो अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल कि मैं एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर रहा हूँ कि विदाउट एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर रहा हूँ। जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया था वो फ्रेशर स्टूडेंट को बनाना सिखाया था। उसके बाद आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है इन्फॉर्मेशन गैप का कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन हमारा गैप तो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारा कोई स्किल्स होता है जो छूट जाता है, जो इंपॉर्टेंट था छूट गया, तो एक बार क्या कर लो, एनालाइज कर लो जब PDFs आप बना लो तब। उसके बाद बात करते हैं कि PDF पूरा बन गया, उसके बाद मेरे को उसको एक्सपोर्ट करने से पहले मैं उसके पूरे मीनिंग का क्या निकालूंगा, ट्रांसलेशन निकालूंगा। मैंने जो भी चीज़ लिखा है उसका ट्रांसलेशन निकालूंगा। बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जिस पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट्स को कॉपी करके दोगे तो वो मीनिंग आपको निकाल करके दे देंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप क्या करोगे, वहाँ से मीनिंग निकालोगे। उसके बाद प्रॉपरली जा करके PDF को सेव करो। PDF सेव करते समय हमेशा नाम को लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉलेज का रोल नंबर लिख दे, क्योंकि कॉलेज का रोल नंबर बहुत याद हो जाता है। 3 साल 4 साल पढ़ते पढ़ते रोल नंबर इतनी बार लिखते हैं कि याद हो जाता है, ठीक है। नाम से ज़्यादा रोल नंबर ही हमें लिखना होता है। तो बहुत सारे लड़के होते हैं कि नाम की जगह पर रोल नंबर ही डाल करके एक्सपोर्ट कर देते हैं PDFs को, ठीक है। क्या चीज़ें नहीं करनी है तो ट्राई करो एटलीस्ट कि मैं आई वर्ड का यूज़ ना करूँ अपने रिज्यूम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम नैरेटिव स्टाइल को स्किप करें, भाई थोड़ा सा इटैलिक ना करते, थोड़ा सा तिरछा कर्व राइटिंग ये वाला नहीं, सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट करो। बहुत सारे ऐसे तुम्हारे आते हैं फ़ॉन्ट, जैसे टाइम्स ऑफ न्यू रोमन हो गया, रोबोट हो गया, ये सारे फ़ॉन्ट क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो और इसी फॉर्मेट पे पूरा पूरा डिज़ाइन को क्या कर लो, बना दो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम्स ऑफ न्यू रोमन में हेडिंग को रखा है और इसको कैलिबरी में रखा है, फिर इसको रोबोट में करके रखा है, ऐसा नहीं करना है। इससे हमारा डिज़ाइन जो होगा ना वो इररेलेवेंट और वो हो जाएगा, इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा ओवर डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिज्यूम के अंदर कभी भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पिक्चर डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। ये ऑप्शनल है, पर पिक्चर डाल भी सकते हो, पिक्चर नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद बात आता है कि हमें जेंडर ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जेंडर आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। बट हम जब फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिज्यूम फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें 2 चीज़ें एडिशनल आ जाती है। जैसे आप फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा आप अपना पासपोर्ट डिटेल्स क्या रखो, उसमें मेंशन रखो। बहुत सारे लड़के होते हैं जो इंडिया में पढ़ लेते हैं, अब फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो फॉरेन जाने के लिए आप हमेशा पासपोर्ट डिटेल्स क्या रखो, उसमें मेंशन करके रखो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब फॉरेन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो पर्सनल डिटेल्स हमारा होना ज़रूरी होता है फॉरेन के लिए, ठीक है। इंडियाज़ में उतना खास नहीं भी मांगा जाता है, बहुत सारे रिज्यूम सिंपल में भी सिलेक्शन हो जाती है, बट फॉरेन के लिए हमारा पर्सनल डिटेल्स होना वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। तो ये 2 सेक्शन है, जब हम फॉरेन किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम एड ऑन इसको कर देते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि जो भी चीज़ें मैंने पूरा का पूरा रिज्यूम फॉर्मेट बनाना सिखा दिया, तो आप collegeskill.in इंस्टाग्राम पेजेस हैं जिस पे हमें फॉलो करके आप वहाँ पे अपना जो रिज्यूम बनाओगे वो एटलीस्ट एक बार हमें मेंशन वहाँ पे कर देना, ताकि हम भी लोग देखें कि जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं वो कैसा रिज्यूम बना पा रहा है। कोई भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पे हमें DM कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, हम लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और भी कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट पे जिसको जा करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। हम लोग का टारगेट यही है, मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करूँ, डिलीवर कर पाऊँ। तो टू द पॉइंट्स की बातें हैं हमारी, टू द स्किल्स ओरिएंटेड बात है। तो हमने लैंग्वेजेस के कोर्सेज पढ़ा रखे हैं आपको, और भी कोर्सेज हमारी जो भी है वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप खरीद सकते हो और अपने नॉलेज को और अपने स्किल्स को बहुत कम समय में क्या कर सकते हो, अच्छा
कर सकते हो। तो आई होप कि ये पूरा जो भी मैंने रिज्यूम मास्टरी के कोर्सेज में सिखाया वो पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कोर्स के लिए मैं इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए कोर्स के अंदर।